Hello, aspirants. I'm back with the lectures on history of modern India from the book Spectrum. We had already begun with chapter 3, that is Advent of the Europeans. And in the last lecture, we had covered till the Portuguese governors, and your last governor was Nino da Cunha. ओके बट आगे बढ़ने से पहले आई थिंक मैंने आपको, इफ़ यू रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू अबाउट ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास एंड मैंने आपको कुछ लोकेशंस बताए थे, लाइक गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ ऑर्मोज एंड मलक्का स्ट्रेट, रिमेंबर? तो वो थोड़ा सा उतना स्पेसिफिक मैंने नहीं बताया था. आज मैं आपको प्रॉपर मैप से शो कर देती हूँ. ओके ओके So as you can see here, this is a world map. And if you remember, Treaty of Tordesillas, which was signed in 1494, I guess, right? तो उस ट्रीटी के अंडर क्या डिसाइड हुआ था पोर्चुगल और स्पेन के बीच में कि हम नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. कैसे डिवाइड करेंगे? तो उसमें कहा गया था, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप. पहले तो मैं आपको पोर्चुगल और स्पेन दिखा देती हूँ. ये आपको दिख रहा है, ये इबेरियन पेनिनसुला, ये आपका यूरोप है. ठीक है, दिस होल इज यूरोप. देन ये जो कोस्ट से लगा हुआ कंट्री है, दैट इज़ योर पोर्चुगल, और ये रहा आपका इसके अंडर स्पेन. ठीक है, इसके बराबर में. अब ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास में क्या डिसाइड हुआ कि एक हम अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जिसके ईस्ट में जितना भी आपका पोर्शन आएगा, जो भी कंट्रीज आएंगे, जो भी रीजन्स आएंगे, वो किसके कंट्रोल में होंगे? पोर्चुगल. या फिर आप ये कहें कि पोर्चुगल उनको क्लेम कर सकता है. सिमिलरली वेस्ट में जितने भी रीजन्स होंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है अमेरिका हो गया एंड योर साउथ अमेरिका, इसको कौन क्लेम कर सकता है? इसको स्पेन क्लेम कर सकता है. एंड आप यहाँ पे ये लोकेशन देख रहे हैं, लेट मी शो यू दिस. देख रहे हैं आप, ये है आपका जो काबो वर्डे लिखा हुआ है. दिस इज़ नथिंग बट केप वर्डे. वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि केप वर्डे के 1300 माइल्स वेस्ट में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को अपने आपस में दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. कौन डिवाइड कर लेगा? पोर्चुगल एंड स्पेन. ठीक है, सो दिस वॉज योर ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको 3 लोकेशंस और बताए थे, विच वॉज योर फर्स्ट वॉज योर गल्फ ऑफ एडन. ओके, यहाँ पे आप ये वाटर बॉडी देख रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ योर गल्फ ऑफ एडन. ये आपका अफ्रीका है, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है. ठीक है, दिस एंड ये क्या है आपका? रेड सी. और ये यहाँ पे फिर आपका अरेबियन सी आ जाता है. तो ये जो वाटर बॉडी है आपकी, दिस इज़ योर एडन. ठीक है, गल्फ ऑफ एडन. देन आपकी दूसरी वाटर बॉडी है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, ये आपका ईरान है. ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है आपका, आई एम सॉरी, यस, ये जो पोर्शन है, ये ब्लू से जो मैं दिखा रही हूँ, ये आपका पर्शियन गल्फ है. ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉडी है, ये बिल्कुल अरेबियन पेनिनसुला का जो ये पॉइंटेड सा पोर्शन देख रहे हैं आप, और ईरान के बीच में एक छोटा सा बॉडी है, विच इज़ योर ऑर्मुज़. ठीक है, या फिर हॉर्मुज, दोनों नेम से जाना जाता है इसको. ठीक है, एक और मैंने आपको लोकेशन बताई थी, विच वॉज योर मलक्का स्ट्रेट. यू कैन सी हियर, दिस इज़ योर मलेशिया. ये मलेशिया देख रहे हैं आप, ये, एंड दिस इज़ योर सुमात्रा. ठीक है, इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक वाटर बॉडी है, ये. ओके, ये वाटर बॉडी इन दोनों को, लैंड मासेस को सेपरेट करती है, सुमात्रा को और मलेशिया को. एंड यही आपका कहलाता है मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का. ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज़ अ वाटर बॉडी ओनली, जो दो लैंड मासेस को डिवाइड करती है. जैसे यहाँ पे इसने मलेशिया को डिवाइड किया एक तरफ, और एक तरफ आपकी सुमात्रा को डिवाइड किया, प्लस ये दो वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करती है. आप यहाँ बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं, एंड यहाँ पे छोटे छोटे सीज हैं आपके, जैसे जावा सी एंड ऑल, उनको ये कनेक्ट कर रही है. ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का. ओके, ठीक है, वापस चलते हैं. ओके, देन यू हैव योर चलिए फिर चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. योर क्वेश्चन इज, व्हाट वर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया
ओवर द अदर कंटेम्प्रेरी मर्चेंट्स। कहने का मतलब कि उस टाइम जो ट्रेडिंग मर्चेंट्स थे, जैसे अरब्स हो गए आपके, ठीक है, एंड हमने पहले भी देखा था वेनिस थे, इजिप्शियंस थे, उनके कंपैरिजन में पोर्चुगीज़ के लिए क्या फेवरेबल कंडीशंस थे जिसकी वजह से उनको इंडिया में एज अ ट्रेडिंग कंपनी सक्सेस मिली। ठीक है, ओके। क्या फेवरेबल कंडीशंस है? सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे, गुजरात को छोड़ के इंडिया में पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो डिवाइड होने लगा है छोटी छोटी स्मॉल पावर्स में, और डेक्कन में क्या हो रहा है कि बहमानी किंगडम जो है आपका स्मॉलर किंगडम्स में टूट गया है। ठीक है, तो और जो बाकी जितनी भी पावर्स हैं इंडिया में, उनके पास बहुत ही कोई पावरफुल नेवी नहीं है। ठीक है, पावरफुल तो छोड़िए, नेवी है ही नहीं कई लोकल रूलर्स के पास। आप जब डेक्कन में देखते हैं, ओके, व्हेन यू सी द पेनिनसुलर इंडिया, ये वाला जो पोर्शन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मोस्टली ये जो यहाँ पे इस रीजन में जितने भी कोस्ट में जितने भी रूलर्स हैं, आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि मतलब इनके पास पावरफुल नेवीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन नहीं थी। इनके पास कोई पावरफुल नेवी नहीं थी। तो इसीलिए पोर्चुगीज़ को फाइट करने के लिए या उनको ऑपोजिशन देने के लिए कोई पावरफुल नेवी नहीं थी हमारे इंडियन लोकल रूलर्स के पास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये है, चाइनीज़ एम्परर ने एक इम्पीरियल डिक्री, एक इम्पीरियल फरमान काइंड ऑफ आदेश दे दिया कि कोई भी चाइनीज़ मैन जो है वो नेविगेट नहीं करेगा बाहर। इस जो टेरिटरी है, चाइना की टेरिटरी है, वो सिर्फ आप उसी के अंदर जो है नेविगेट करिए, आप बाहर नहीं जाएंगे। लिमिटेड द नेविगेशनल रीच ऑफ द चाइनीज शिप। ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज, अरब मर्चेंट्स जो थे उनके पास भी पोर्चुगीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को और यूनिटी को मैच करने के लिए स्किल्स नहीं थे। ठीक है, they were not as skillful as the Portuguese. And your fourth reason is that Portuguese had cannons placed on their ships। मतलब उनकी शिप्स पे क्या लगी हुई हैं? उनकी शिप्स पे तोप लगी हुई है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से पोर्चुगीज़ जो है खुद को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर पाए एज ए ट्रेडिंग कंपनी एंड मोनोपोलाइज भी कर पाए इंडिया में। ठीक है, ओके, दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज योर सेकेंड क्वेश्चन इज, discuss the Portuguese state administration and religious policy of Portuguese in India। ठीक है, ये हम एक एक करके इसको कवर करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज योर पोर्चुगीज स्टेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोस्टल पार्ट्स में आए हैं पोर्चुगीज़ आपके। ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी सारे कोस्टल पार्ट्स को जो है अपने अंडर कवर कर लिया था। जैसे आप ने देखा था वास्को डी गामा जी कहाँ आए थे सबसे पहले? ये राइट इन कैलीकट। ठीक है, फिर धीरे धीरे उन्होंने गोवा को भी कैप्चर कर लिया था। आपको याद है, सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को कैप्चर कर लिया था। देन उनके अंडर मुंबई भी आ गया था, आपको याद होगा। बसीन जो है वो उनके अंडर आ गया था, आइलैंड ऑफ बसीन। देन दामन एंड दीव भी इनके अंडर में आ गया था। देन यू हैव योर गुजरात के काफ़ी रीजन्स इनके अंडर में आ गए थे। ये सारा आपका नॉर्थ में चल रहा है या फिर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। ठीक है, देन यू हैव योर सदर्न में क्या क्या इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया? मैंगलोर, कन्नानूर, कोचीन, कैलीकट, मालाबार, ये कुछ रीजन्स इन्होंने साउथ में ऑक्यूपाई कर लिए, या फिर ये कहें यहाँ पे इनका थोड़ा सा मोनोपोलाइजेशन हो गया है। नेक्स्ट, और आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी इन्होंने कुछ रीजन्स अपने अंडर किए हैं, जैसे सांथोम है, ये आपका चेन्नई में है। नागापट्टनम है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री पोस्ट और अपने सेटलमेंट्स एस्टेब्लिश कर लिए थे। ठीक है, ये सारी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका हुगली, बंगाल में इन्होंने वहाँ पे अपना मोनोपोलाइजेशन कर लिया था। ठीक है, मैं आपको लोकेशंस मैप पे दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये देखिए, ये कुछ यूरोपियन सेटलमेंट्स हैं आपके। ठीक है, जो 1498 से 1739 के पीरियड में दिए हुए हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पर यू हैव योर ड्यू, देन यू हैव योर सूरत, दमन, बसीन, बॉम्बे, ये सब पोर्चुगीज़ के अंडर में थे। देन यू हैव योर गोवा, देन यू हैव योर कन्नानूर, ये फिर कैलीकट है आपका।
ये सारी नहीं है, मैं जितना अंडरलाइन कर रही हूँ, मार्क कर रही हूँ, सिर्फ उनको आपको देखना है। देन यू हैव योर कोचीन, फिर आप नीचे आ जाओ, ये खैर ये कोलंबो तो इंडिया का पार्ट नहीं था, बट या सी इट यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव नागापट्टनम, देन यू हैव योर यहाँ पे इन्होंने सैंथोम नहीं दिखाया, बट सैंथोम भी अभी हमने पढ़ा था, सैंथोम भी था, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपका हुगली, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस थी जो आपके पोर्चुगीज़ के अंडर में आ गई थी, ठीक है। ओके, अच्छा, पोर्चुगीज़ ने कुछ ट्रीटीज़ भी साइन की थी गोवा और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में, जो बीच बीच में वो रेगुलरली रीन्यू भी करते रहते थे। इन ट्रीटीज़ के थ्रू उनको ट्रेड में बहुत प्रिविलेजेस और फ़ायदा होता था, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे हम। नेक्स्ट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, Portuguese always had a role to play in the successive battles for the balance of power between Vijayanagara and the Deccan Sultans, between the Deccanese and the Mughals, between the Mughals and the Marathas. ये रहा आपका विजयनगरा एम्पायर, ठीक है। एंड ये स्मॉलेस्ट स्टेट जो आपके अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा, ये आपके डेक्कन सल्तनट्स में आते हैं, ठीक है। सो दीज वर योर मेन एम्पायर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो टसल रहता था इन एम्पायर्स के बीच में, जैसे आपने देखा विजयनगरा और डेक्कन सुल्तान्स के बीच में, देन डेक्कनीज और मुगल्स के बीच में अपना अलग टसल रहता था, फिर मुगल्स और मराठास के बीच में टसल है। तो इन लोगों की टसल में एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया पोर्चुगीज़ ने, कैसे? कभी किसी पावर को सपोर्ट करके, कभी किसी एम्पायर को सपोर्ट करके, ठीक है। यहाँ पे एक मिसलेनियस पॉइंट आप देख लीजिए, दैट पोर्चुगीज़ वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। पहले यूरोपियंस थे, आपने देखा था 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे, ठीक है। एंड दे वर ऑल्सो द लास्ट टू लीव, सबसे बाद में भी यही यूरोपियंस इंडिया को छोड़ के गए हैं। कब? 1961 में। रिमेंबर, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस देखिए, ठीक है, 1961 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गोवा, दमन और दीव को पोर्चुगीज से रिकैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पोर्चुगीज स्टेट के बारे में। सेकेंड है आपका पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन, देखेंगे अब हम, ठीक है। तो आपका जो हेड था एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट वाज योर वाइस रॉय, जो 3 ईयर्स के लिए सर्व करता था। उसके साथ एक सेक्रेटरी भी है, ठीक है। एंड लेटर ईयर्स में, आगे आने वाले ईयर्स में, एक काउंसिल भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर दिया गया। उसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है विच इज़ योर वेडोडा फेजेंडा। ये रेवेन्यूज़ और कार्गोज़ की डिस्पैच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, सॉरी, रेवेन्यूज़ एंड कार्गोज़ एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स, मतलब जो भी आपके वेसल्स और शिप्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसका सारा कंट्रोल कौन देखते थे? और जो फोर्ट्रेसेस हैं आपके अफ्रीका से लेके चाइना तक, वो कैप्टन्स के कंट्रोल में थे, जिनको फैक्टर्स असिस्ट करते थे। ये कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर्स उन लोगों को, उन लोगों की पोस्ट को एक डेजिग्नेशन दे दिया गया है कि उनको फैक्टर्स कहा जाता था, जो कैप्टन्स को असिस्ट करते थे। और कैप्टन किसको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर किसको मैनेज करें? द फोर्ट्रेसेस इन अफ्रीका एंड द चाइना। फोर्ट्रेसेस कुछ नहीं, मतलब उनकी जो ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट्स थे, सेटलमेंट्स थे, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ें। दैट इज़ योर रिलीजियस पॉलिसी क्या थी पोर्चुगीज़ की? पोर्चुगीज़ वर दी बिटर एनिमीज ऑफ मूर्स। मूर्स बेसिकली आपके जो ये एरिया है आपका, इटली और स्पेन और माल्टा, एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। वहाँ पे जो है आपके मूर्स थे, एंड ये मुस्लिम इनहैबिटेंट्स थे इन लोकेशंस के। लेट मी शो यू ऑन द मैप, ओके। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये माल्टा है, ये आइलैंड्स हैं। ये रहा आपका इटली, इटली के ही एक आइलैंड है, इसको सिसिली आइलैंड बोला जाता है, यहाँ पे कहीं है, लोकेशन इसमें दी नहीं हुई है। प्लस ये स्पेन, एंड ये जो लगभग ये सारा ये जो रीजन है, यहाँ पे मुस्लिम इनहैबिटेंट्स जो थे, दोज वर कॉल्ड मूर्स। एंड ये मूर्स ही थे जो पोर्चुगीज़ के एंटी थे या फिर इनके एनिमीज़ थे। एंड सिमिलरली अरब्स भी इनके एनिमीज़ थे। और पोर्चुगीज़ जो है अपनी क्रिश्चियन फेथ को स्प्रेड करना चाहते थे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे। एंड दे वांटेड टू परसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स। तो ये इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी, ठीक है। एंड इनिशियली तो ये हिंदूज़ को लेके थोड़े टॉलरेंट थे जब ये इंडिया में आए, लेकिन गोवा के एक्विजिशन के बाद
बिकॉज ऑफ दैट वो है ना, नशा हो गया उनको पावर का और प्रॉफिट्स का, तो उसके बाद ये हिंदूज़ को भी परसिक्यूट करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट ये इनकी कुछ रिलीजियस पॉलिसी है, लेकिन इसके बावजूद ये इनटॉलरेंट बिहेवियर के बावजूद क्या है कि अकबर जो है, अकबर कहते हैं पोर्चुगीज से कहते हैं कि आप मुझे जो है कुछ प्रीस्ट या फिर जेजुइट्स भेजिए जिनके साथ मैं कुछ थियोलॉजी पे डिस्कशन कर सकूँ। थियोलॉजी का मतलब होता है क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिज्म या गॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस, दोज डीपर मीनिंग क्वेश्चंस जो होते हैं आपके। तो अकबर ने कहा कि मुझे आप कुछ जेजुइट्स भेजिए, मैं इनके साथ थियोलॉजी पे डिस्कस करना चाहता हूँ। जेजुइट्स कुछ नहीं है, लाइक दे आर सिमिलर टू प्रीस्ट ओनली, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होते हैं आपके। ठीक है, और ऐसे ही 1579 में अकबर ने एक लेटर फॉरवर्ड किया अथॉरिटीज़ एट गोवा, पोर्चुगीज़ अथॉरिटीज़ को कहा, उनको कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे 2 लर्नड प्रीस्ट भेजो, यानी कि 2 एक नॉलेजेबल प्रीस्ट भेजो जिनके साथ मैं डिस्कशन कर सकूं। तो सिमिलरली 2 फादर्स जाते हैं, दैट इज़ रोडोल्फो एक्वावीवा एंड एंटोनियो मॉन्जरेट। ये 1580 में फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं। ठीक है, इनको बहुत ही ऑनर के साथ वहाँ पे रिसीव भी किया जाता है। ठीक है, एक्वावीवा एंड मॉन्जरेट वापस चले जाते हैं 1583 में, एंड इनका एक्चुअली एक हिडन एजेंडा भी था इसमें। बड़े खुश हो जाते हैं जब इनको पता चलता है कि हमको अकबर ने बुलाया है अपने कोर्ट में, तो इनको लगता है कि अब हमें चांस मिल गया है अकबर को क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट करने का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एंड बिलाइंग दी होप्स एंड ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द अकबर टू द क्रिश्चियन फेथ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड मिशन एक और इसके बाद भी एक मिशन जाता है, अकबर फिर से एक मिशन बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? 1590 में, और वो भी सिमिलरली एंड होता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि क्रिश्चियन में वो कन्वर्ट हो गए। एक थर्ड मिशन और है आपका जो 1595 में जाता है। ये कहाँ जाता है? ये लाहौर में जाता है आपका। यहाँ पे लेकिन जो फादर्स जा रहे हैं वो हैं आपके जेरोम जेवियर एंड इमैनुअल पिनीरो। ठीक है, एंड इन्होंने जो अकाउंट दिया है उस कोर्ट में जाके, इन्होंने जो भी देखा फिर उसको लिखा है बाद में उन्होंने, तो उससे हमें अकबर के रीन की काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है, तो ये 3 मिशंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट मिशन इज़ योर 1580 में पहुंचते हैं, ये कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। कौन है? रोडोल्फो एक्वावीवा, एंटोनियो मॉन्जरेट। ठीक है, सेकेंड मिशन आपका 1590 में जाता है, एंड थर्ड मिशन आपका 1595 में जाता है लाहौर में। एंड फादर्स कौन कौन है यहाँ पे? जेरोम जेवियर एंड इमैनुअल पिनीरो। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अकबर को ये ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट कर पाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते। ठीक है, फिर इसके बाद अकबर के बाद आप जानते हैं प्रिंस सलीम आते हैं थ्रोन पर। ठीक है, पहले तो ये क्या करते हैं कि थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं इन जेजुइट फादर्स को। इस जहांगीर का कोई एज सच इंटरेस्ट होता नहीं है क्रिश्चियन फेथ में, लेकिन 1606 में फेवर्स जो हैं ये इनको वापस थोड़ा इनको प्रिविलेजेस फिर से देना शुरू कर देते हैं। हालत ये है, आप देखिए कि मतलब जो प्रिविलेजेस मिल रहे हैं इन फादर्स को, इन जेजुइट्स को, कि 20 बैप्टिज्म्स वर कैरिड आउट इन आगरा। बैप्टिज्म का मतलब होता है क्रिश्चियन फेथ में ही कन्वर्ट करना, एंड इसमें वो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, वो वाटर को स्प्रिंकल करना और कुछ कुछ प्रोसेस करना, एंड क्रिश्चियन फेथ में कन्वर्ट कर देते हैं किसी पर्सन को। तो प्रीस्ट जो है ऐसा पब्लिकली कर रहे हैं और इतनी ही लिबर्टी के साथ कर रहे हैं जैसा कि पोर्चुगल में हो रहा था। तो इतना सोचिए, इनको यहाँ पे आज़ादी मिली हुई है मुग़ल रूल में। ठीक है, लेकिन सिंस ये जेजुइट्स और ये जो प्रीस्ट हैं ये बिल्कुल ये चाहते थे कि क्रिश्चियन फेथ में, क्रिश्चियन फोल्ड में जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे आप देखेंगे जहांगीर भी नहीं कन्वर्ट होते हैं, एंड इससे क्या है थोड़ा सा एक हेटर तो मैं नहीं कहूँगी, बट एक डिसलाइकिंग ज़रूर क्रिएट हो जाती है बिटवीन द मुगल्स एंड दी क्रिश्चियंस और द पोर्चुगीज़। एंड इनका जो एरोगेंट बिहेवियर है क्रिश्चियंस का, ये भी मुग़ल एम्पायर्स के साथ एक रिफ्ट क्रिएट करता है। ठीक है, एक हॉस्टिलिटी क्रिएट करता है मुग़ल एम्पायर के साथ। तो यही कुछ रीजंस आपके बनेंगे जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कैसे डिक्लाइन होता है इनका पावर, और कैसे ये मुगल्स के साथ अपना जो फेवर है, जो उनको एडवांटेजेस मिले हुए हैं, वो लूज़ कर देते हैं। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम देख रहे थे द पोर्चुगीज़ स्टेट। ठीक है, पोर्चुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस पॉलिसी हमने पोर्चुगीज़ की देखी थी। ओके,
Next question is your, which is your third question, is what were the reasons of hostilities between Portuguese and the Mughal Empire? ठीक है, बैकग्राउंड अभी आपने देखा, एक तो आपका रिलीजियस पॉलिसी रीजन था ही। ओके, यहाँ पे एक मिसलेनियस आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मिसलेनियस नहीं है, इंटर रिलेटेड है ऑब्वियसली, वन ऑफ द रीजंस है। 1608 में विलियम हॉकिंस अपनी शिप हैक्टर को लेके सूरत पहुँचते हैं। ठीक है, ये जेम्स वन जो किंग है इंग्लैंड के, उनसे दिया हुआ एक लेटर अपने साथ लाते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? जहांगीर के कोर्ट में, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे परमिशन दे दो आप इंडिया में बिजनेस करने की। लेकिन फादर पिन्हीरो को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, और ना ही पोर्चुगीज़ अथॉरिटीज़ को ये चीज़ पसंद आती है, और वो पूरी कोशिश करते हैं हॉकिंस को प्रिवेंट करने की कि वो मुगल कोर्ट ना पहुँचे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड क्योंकि हॉकिंस को तुर्की लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती थी, तो ये बहुत ही बढ़िया से जो है जहांगीर के साथ बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, और जहांगीर बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। उस टाइम पे मुगल रूलर्स बड़े इम्प्रेस हो जाते थे, तो जहांगीर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको एज अ मनसबदार अपॉइंट कर देते हैं। कितनी सैलरी देते थे? 30,000। सोचिए उस ज़माने में 30,000 की सैलरी, नाइस। ठीक है, एंड हॉकिंस जो है मैरी भी कर लेते हैं इन्हीं की एक डॉटर से, आर्मेनियन क्रिश्चियन नेम्ड इनकी डॉटर है मुबारक शाह, या मुबारिक शाह भी आप इनको बोल सकते हैं। उनके साथ हॉकिंस का मैरिज हो जाता है। और यहाँ पे जो ये मनसबदार मैं बोल रही हूँ, ये एक मिलिट्री रैंक है। ठीक है, मिलिट्री रैंक है, मतलब मिलिट्री में आपकी क्या पोजीशन है। ठीक है, दैट इज़ योर मनसबदार। देन यू हैव योर नेक्स्ट रीज़न एज कि ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ जो हैं, जो इंग्लिश को मिल गई, जो जहांगीर ने उनको कह दिया कि चलो ठीक है आप बिज़नेस कर लो, ये पोर्चुगीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं इंग्लिश शिप्स को रोकने की कोशिश करते हैं, वो सूरत ना पहुंचने देने की उनको कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में क्या है, हॉकिंस जो है बड़े बैफल्ड होके मुगल कोर्ट छोड़ देते हैं। एंड क्योंकि उस टाइम पे उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो पोर्चुगीज़ को एनकाउंटर कर सकें, उनको अपोज कर सकें, और हॉकिंस जो है वो वापस चले जाते हैं। लेकिन आते हैं, दोबारा आते हैं, इंग्लिश दोबारा आएंगे। एंड 1612 में एक इंग्लिश शिप है ड्रैगन, किसके अंडर? कैप्टन बेस्ट के अंडर जो है, और एक और छोटी सी शिप है ओजिएंडर, उसके साथ ये वापस आते हैं, पोर्चुगीज़ से फाइट करते हैं, एंड दे विन ओवर द पोर्चुगीज़। जहांगीर, जिनके पास ऐसा सच कोई नेवी नहीं थी उस टाइम पर भी, तो बड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं इंग्लिश के इस वेंचर को देख के। ठीक है, नेक्स्ट इज योर तीसरा रीज़न है आपका, दैट पोर्चुगीज़ पायरेसी में इन्वॉल्व होने लगे हैं। पायरेसी का मतलब क्या होता है? दैट सी पायरेट्स आपने सुना होगा, मूवीज़ में देखा होगा, लूटपाट करना, ओशंस में, सीज़ में लूटपाट करना दूसरी शिप से। तो इससे भी क्या है कि मुगल गवर्नमेंट के और पोर्चुगीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, यहाँ तक तो चलो पायरेसी कर रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा क्राइम कर दिया इन्होंने, पोर्चुगीज़ ने मुगल शिप्स को ही कैप्चर कर लिया है। तो इससे ऑब्वियसली जहांगीर खुश होंगे? नॉट एट ऑल, ही विल बी अफेंडेड। ओके, एग्रीड। और कुछ मुस्लिम्स को इम्प्रिजन कर लेते हैं और उनके कार्गोज को भी लूट लेते हैं। और शाहजहाँ के टाइम तक आते आते तो जो पोर्चुगीज़ को जो बचे कुछ उनके पास फेवर एडवांटेजेस थे, वो भी टोटली खो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या रीजंस देखे थ्रू विच पोर्चुगीज़ लॉस्ट फेवर विद द मुगल्स? पहला आपने देखा कि वो इंग्लिश का आना उनको पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से वो इंग्लिश की शिप्स को दे स्टॉप द इंग्लिश शिप्स फ्रॉम एंटरिंग दी सूरत। ठीक है, नेक्स्ट आपका रीज़न है दैट पायरेसी में इन्वॉल्व हो गए हैं, एंड वो मुगल शिप्स को भी उन्होंने कैप्चर किया है, एंड कार्गोज को उन्होंने प्लांडर किया है, लूटा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ दो ब्रॉड रीजंस थे। ठीक है, आगे अभी हम मेजर फैक्टर्स देखेंगे कि कैसे पूरी तरीके से उनका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे कैप्चर ऑफ हुगली अलग से दिया हुआ है, बट आप इसको इस आंसर में डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, क्या है स्टोरी देख लेते हैं। पोर्चुगीज़ जो है बंगाल में वो सेटल डाउन हो गए थे, बट वहाँ पे सेटल डाउन होने के बाद उन्होंने सॉल्ट का मैन्युफैक्चर मोनोपोलाइज कर लिया, मतलब पूरी तरीके से अपने अंडर में ले लिया सॉल्ट का मैन्युफैक्चर, अपना खुद का कस्टम हाउस बना ले। कस्टम हाउस का मतलब जहाँ से ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कमोडिटीज़ का हो रहा है,
उसके लिए अपना कस्टम हाउस बना लिया है, और टोबैको पे टैक्स लगाने लगे हैं, लेवी ऑफ ड्यूटी, टोबैको पे खुद ही टैक्स लगाने लगे हैं। और टोबैको जो है 17th सेंचुरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन गया था ट्रेड का, ठीक है। तो अब देख रहे हैं अपने अंडर में इन्होंने कुछ मेजर कमोडिटीज़ ले ली हैं जिनके थ्रू ये अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रहे थे। तो ये चीज़ ऑब्वियसली क्या मुगल को पसंद आएगी कि मेरे ही कंट्री में रह के आप मेरे ही सामान से रेवेन्यू अर्न कर रहे हो और मुझे कोई उसमें शेयर भी नहीं दे रहे हो, राइट। दिस वॉन्ट बी लाइक बाई द मुगल्स, ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब आगे ये लोग क्या क्राइम करते हैं, दे हैव स्टार्टेड अ क्रूअल स्लेव ट्रेड। कैसे, हिंदू और मुस्लिम चिल्ड्रन को परचेज करते थे, उनको क्रिश्चियंस के जैसे बड़ा करते थे, ठीक है, एंड देन वो उनको एज अ स्लेव सेल कर देते थे दूसरी कंट्रीज़ में जाके। सो दिस वॉज ऑब्वियसली काइंड ऑफ नॉट लेस देन अ क्राइम। एंड उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, मुमताज़ महल जी के स्लेव गर्ल्स को जो है वो कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। एंड 1632 में फिर इसी के रिस्पॉन्स में क्या होता है, मुग़ल फिर कहते हैं कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब हुगली को हम वापस से अपने अंडर में लेके आएंगे। उसको कैप्चर करने का वो स्टार्ट कर देते हैं, सीज स्टार्ट कर देते हैं, 3 मंथ्स बाद कैप्चर भी कर लेते हैं। एंड शाहजहाँ जो है बंगाल के इस टाइम पे गवर्नर हैं आपके कासिम खान, उनको कहते हैं कि आप पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लो। एंड सीज ऑफ हुगली फाइनली लेड टू द पोर्चुगीज़ फ्लिंग। और जब हुगली पूरी तरह कैप्चर हो जाता है तो वहाँ से फिर पोर्चुगीज़ को भागना पड़ता है, ठीक है। नाउ द परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस, उसके बाद अब ऑब्वियसली इन्होंने पोर्चुगीज़ ने मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया, अब इनको परसिक्यूट किया जाएगा। तो परसिक्यूशन हुआ क्रिश्चियंस का, कुछ टाइम तक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे वो भी कम हो गया, ठीक है। तो ये आपके कैप्चर ऑफ हुगली का पार्ट है। एंड इसमें एक रीज़न आप डेफिनेटली इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन देखा था, हाउ दे लॉस्ट फेवर विद द मुगल्स। तो आप ये जो स्टोरी है ना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, सॉरी, दैट वो स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं और मुमताज़ महल जो वाइफ हैं शाहजहाँ की, उनकी स्लेव गर्ल्स को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आप उसमें डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या कॉन्क्रीट फैक्टर्स थे जिससे वाकई में जो पोर्चुगीज़ की पावर है वो पूरी तरह डिक्लाइन हो गई। क्वेश्चन देख लीजिए आप, व्हाट फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़ पावर इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है आपका, 18th सेंचुरी तक आते आते पोर्चुगीज़ जो है काफ़ी अपना कमर्शियल इन्फ्लुएंस खो चुके थे। कुछ अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक आध लोग जो हैं ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया, वो पायरेसी की तरफ डाइवर्ट हो गए और रॉबरी भी करने लगे, ठीक है। एंड हुगली वॉज यूज बाय सम पोर्चुगीज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में अच्छा खासा इन्होंने अपना अड्डा बना लिया है पायरेसी का, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज योर, सिंस अब क्या है, देखो किसी भी पावर का एक रूल करने का एक टाइम होता है। अब पोर्चुगीज़ ने अब तक काफ़ी इन्जॉय कर लिया, अब कुछ नए पावर्स आ गए हैं सीन में, जैसे इजिप्ट, पर्शिया, दैट इज़ और ईरान, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में आपके मराठाज आ गए। तो ये अब कहीं ना कहीं ऑपोजिशन दे रहे हैं, किसको, पोर्चुगीज़ को ऑपोजिशन दे रहे हैं। एंड मराठाज ने तो सालसेट को और बसीन को 1739 में पोर्चुगीज़ से कैप्चर भी कर लिया था। ये दोनों ही महाराष्ट्र के पास, मुंबई के पास आइलैंड्स हैं आपके, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न देखिए हम, थर्ड इज़ योर रिलीजियस पॉलिसीज़ अगेन, जैसा आपने देखा यहाँ पे। तो जेजुइट्स की जो एक्टिविटीज़ थी क्रिश्चियन फेथ में ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की, तो वो आपका एक रीज़न है। देन आपका फोर्थ रीज़न है आपका डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपने देखा अभी कि ट्रेड प्रैक्टिसेस उनकी दे वर रियली डिसऑनेस्ट। एंड एरोगेंस तो था ही, और वायलेंस जो कर रहे थे, जिस तरीके से वो मुस्लिम्स को परसिक्यूट कर रहे थे, उन्होंने स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया था। तो इससे मुगल्स और इनके बीच में एक एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है, मीन्स एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा रीज़न यहाँ पे, कि ब्राज़ील ये लोग डिस्कवर कर लेते हैं और इनकी कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ जो हैं, पोर्चुगल की कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ अब इंडिया से डाइवर्ट होके ब्राज़ील में चली जाती हैं, ठीक है। अब उनका ध्यान किधर चला गया, ब्राज़ील पे चला गया। एंड देन आपका रीज़न है स्पेन और पोर्चुगल जो है वो यूनाइट हो जाते हैं, 1580-81 की बात कर रहे हैं हम।
तो इनके यूनियन की वजह से जो दूसरे छोटे छोटे किंगडम्स हैं, इनकी लड़ाई में जहाँ पे भी ये वॉर लड़ेंगे तो उसमें ज़बरदस्ती शामिल होना पड़ता था इनको। तो इससे भी जो है पोर्चुगीज़ की मोनोपोली को काफ़ी नुकसान पहुँचा इंडिया में। ठीक है, स्पेन का जो है वॉर चल रहा था बेसिकली इंग्लैंड के साथ और हॉलैंड के साथ, और क्योंकि पोर्चुगीज़ और स्पेन एक तरफ यूनाइट हो गए थे तो एक मजबूरी बन गई थी पोर्चुगीज़ के लिए स्पेन का साथ देना अगेंस्ट इंग्लैंड एंड हॉलैंड। ठीक है, देन यू हैव योर नेक्स्ट पॉइंट इज, अब क्योंकि सी रूट का जो, ठीक है, सबसे पहले इनको पोर्चुगीज़ को पता चला, वास्को डी गामा जी आए थे, लेकिन भाई धीरे धीरे बात तो फैलेगी ना, तो बाकी पावर्स को भी पता चल गया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी पता चल गया, जैसे डच को पता चल गया, इंग्लिश को पता चल गया। आपने देखा कि 1608 में हॉकिंस जी आए हैं, विलियम हॉकिंस जी आ गए हैं सूरत में, इंडिया में आ गए। ठीक है, तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी जो है धीरे धीरे पता चलने लगा है कि हाँ, देयर इज़ अ वेरी ईजी और आई शुड से अल्टरनेटिव सी रूट टू इंडिया, एंड हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करके। और ओशन नेविगेशन में भी उन्होंने अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव कर लिया, जो अब तक कुछ स्किल्स जो सिर्फ पोर्चुगीज़ के पास थी, अब बाकी कंट्रीज़ ने भी एक्वायर कर ली हैं। तो अब धीरे धीरे क्या है, राइवलरी होने वाली है पोर्चुगीज़ के बीच में और दूसरी यूरोपियन पावर्स के बीच में ट्रेड को लेके। नेक्स्ट इज योर डच एंड द इंग्लिश had the greater resources and more compulsions to expand overseas। ठीक है, मतलब इनके पास अब पोर्चुगीज से भी ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए, ये इनको डेफिनेटली बहुत ही आराम से फाइट कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉक्स मैं आपका बाद में कवर करूँगी, इन पॉइंट्स को पहले हम पूरा कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ योर गोवा, जो अभी तक पोर्चुगीज़ के अंडर में था, उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। विजयनगरा के एम्पायर के फॉल के बाद इसकी इफ़ यू रिमेंबर, आप लोगों में से सुना होगा कुछ लोगों ने तलाई कोटा का बैटल। ठीक है, आई थिंक 1565 का ईयर था। तो इस ईयर तक आते आते जो विजयनगरा एम्पायर है वो पूरी तरह डिक्लाइन हो गया था। तो विजयनगरा एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो उसके साथ साथ गोवा की इम्पोर्टेंस काफ़ी कम हो गई। तो फिर आगे फ़र्क नहीं पड़ता था कि गोवा किसके अंडर में, चाहे पोर्चुगीज़ के अंडर में चाहे किसी और के अंडर में। ठीक है, देन जो स्पाइस ट्रेड है वो धीरे धीरे डच के कंट्रोल में आ गया, और गोवा की जो इम्पोर्टेंस है उसकी जगह किसने ले ली, ब्राज़ील ने ले ली एज द इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द ओवरसीज एम्पायर ऑफ द पोर्चुगल। अभी हमने देखा था इससे पहले एक पॉइंट कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट किधर डाइवर्ट हो गए हैं, दे हैव बीन डाइवर्टेड टू ब्राज़ील। ओके, एंड 1683 में नेवल असॉल्ट्स के बाद मराठा जो है वो गोवा को इन्वेड कर लेते हैं, एंड वहाँ से पोर्चुगीज़ को वो फ्ली करने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये कुछ आपके मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिक्लाइन ऑफ पावर ऑफ द पोर्चुगीज़ इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे समरी देख लीजिए आप पूरा पोर्चुगीज़ का बिगिनिंग से लेके एंड तक। 1498 में आपने देखा वास्को डी गामा जी आए हैं, कैलीकट आए हैं। ठीक है, 1503 में आपने देखा पहला पोर्चुगीज़ फोर्ट बन गया है कहाँ पे, कोचीन में। देन सेकेंड पोर्चुगीज़ पोर्ट बन गया है कन्नानूर में। ये दोनों लोकेशंस कोचीन और कन्नानूर, प्लीज़ रिमेंबर, पहले बना है कोचीन में और उसके बाद बना है कन्नानूर में। देन 1509 में गुजरात, इजिप्ट और जैमोरिन जो है ये डिफीट कौन कर देता है इनको, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनको डिफीट कर देते हैं। ओके, 1510 में अल्फोंसो अल्बुकर्क गोवा को कैप्चर कर लेते, किससे, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। 1530 में आपने देखा कि गोवा को पोर्चुगीज़ का कैपिटल बना दिया जाता है। 1535 में डीयू को भी ये कैप्चर कर लेते हैं। 1559 में दमन को कैप्चर कर लेते हैं। फिर 96 में इन्होंने क्या किया, डच जो है पोर्चुगीज़ को आउस्टर यानी कि निकाल देते हैं फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया। एंड 1612 में सूरत जो है वो आपका इंग्लिश को चला जाता है, सूरत को इंग्लिश कैप्चर कर लेते हैं। एंड देन 1663 में डच सारे पोर्चुगीज़ फोर्ट्स को विन कर लेते हैं जो भी आपके मालाबार कोस्ट पे हैं, और पोर्चुगीज़ को वहाँ से पूरी तरीके से निकाल देते हैं। मालाबार कोस्ट आपका क्या है, इस कोस्ट को क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट, और ये इधर वाला आपका कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, ये है आपका मालाबार कोस्ट। तो ये थी आपकी पूरी समरी पोर्चुगीज़ की, एंड पोर्चुगीज़ का डिक्लाइन हो गया है अब यहाँ तक आते आते। लेकिन
पोर्चुगीज़ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था तो क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ फिफ्थ क्वेश्चन। दो पोर्चुगीज ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज वर अनफेवरेबल टू इंडिया, द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूरोपियन कंट्री इन इंडिया कैन नॉट बी डिनाइड। कमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, आंसर देख लेते हैं हम। देखिए, पोर्चुगीज़ का जो आना हुआ इंडिया में एमर्जेंस, हम कहते हैं कि एक नया यूरोपियन एरा इंडिया में स्टार्ट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ नेवल पावर भी इंडिया को जानने को मिली कि हाँ, नेवल पावर भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके बाद ही जो है रूलर्स ने, इंडियन रूलर्स ने फिर अपनी नेवल और नेवी को जो है स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया, और जिनके पास नहीं थी उन्होंने एस्टेब्लिश करना शुरू किया। इस टाइम पे चोलास के पास डेफिनेटली थी, लेकिन it was the first time that a foreign power had come to India by way of the sea. यहाँ पे आप देखेंगे तो चोलाज इस टाइम पे रूल कर रहे थे, उनके पास नेवल पावर थी, लेकिन उनका भी क्या है ना, एक्सपेंशन नहीं हुआ था, वो उतने ही एरिया में लिमिटेड थे, अपने इंडियन कोस्ट पे लिमिटेड थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि कोई दूसरी फॉरेन पावर आ रही है इंडिया में, वो भी सी के रास्ते से, और पोर्चुगीज़ की शिप्स पे कैनन्स तो थे ही, जो कि किसी और की शिप्स पे नहीं थे, ठीक है। फिर मालाबार में 16वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम, पोर्चुगीज़ ने काफ़ी मिलिट्री इनोवेशंस किए, मतलब अपनी मिलिट्री में न्यू इक्विपमेंट्स जैसे लेके आना, राइट। इन्होंने क्या किया, बॉडी आर्मर का यूज़ किया, मतलब वो जो पूरा कवच होता है बॉडी का, दैट। फिर उन्होंने मैचलॉक मैन का यूज़ किया। मैचलॉक एक्चुअली, या फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर मैचलॉक। ये जो है ना, ये आपका मैचलॉक है। मैचलॉक क्या होता था पहले, क्या होता था, मैचलॉक जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था मिलिट्री में, उससे पहले जो भी गन्स या फिर कोई भी वेपन जिसको हाथ से चलाना होता था, तो उसमें किसी भी सोल्जर को क्या है कि जैसे माचिस जलाते हैं वो जला के फायर करना पड़ता था। लेकिन इस मैचलॉक के आने के बाद ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसी को प्रेस करो, ट्रिगर करो, एंड वो फायर होके यहाँ से आपका जो भी इसके अंदर पाउडर रखा हुआ है वो फायर हो जाता था, शूट हो जाता था। और मैचलॉक मैन, इसी को कहा गया कि इनको चलाने के लिए मैचलॉक मैन जो है वो पोर्चुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किए, राइट। एंड देन दे इंट्रोड्यूस गन्स लैंडेड फ्रॉम द शिप्स। सोचिए, मतलब शिप्स पे अपनी गन्स इन्होंने डिप्लॉय कर लिए एंड उसको यूज़ कर रहे हैं। एंड पोर्चुगीज़ मे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्जाम्पल टू द मुगल यूज़ ऑफ फील्ड गन्स एंड द आर्टिलरी ऑफ स्टिरअप। मतलब जो मुगल्स ने बाद में जाके जिस तरीके की आर्टिलरी यूज़ की है, उसमें कहीं ना कहीं बेसिकली पोर्चुगीज़ का कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके इस मिलिट्री इनोवेशन का कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। ओके, आगे देख लेते हैं। देन यू हैव ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। कहने का मतलब कि अब क्या करने लगे हैं, जो सोल्जर्स हैं आपके इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाने लगा है कि कैसे आपको फाइट करना है। एंड ये स्पेनिश मॉडल पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड ये प्रैक्टिस जो है सबसे पहले फ्रेंच ने अडॉप्ट की थी, इंग्लिश ने फिर इसको अडॉप्ट किया, और फिर मराठास और सिख्स ने भी इसको अडॉप्ट किया। बहुत ही मेजर रोल भी जो है इन ड्रिलिंग ग्रुप्स ने प्ले किया फाइट्स को, वॉर्स को विन करने में, ठीक है। देन इनके पास मल्टी डेक्ड शिप्स थी, ठीक है। डेक तो आपको पता ही है, जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, वैसे आपकी शिप्स में भी मल्टी स्टोरीज होती है जिनको डेक्स कहा जाता है। तो इनके पास मल्टी डेक्ड शिप्स थी, ओके। देन दीज वर सो स्ट्रॉन्ग, इतना हैविली कंस्ट्रक्टेड थी, दैट दे कुड राइड द अटलांटिक गेल्स। मतलब आपने देखा है, मूवीज़ में देखा होगा कैसे ओशंस में, समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लहरें कई बार आती हैं, तूफान आता है, स्टॉर्म चलता है, तो उनको गेल्स कहा जाता है। और ये क्योंकि ये अब अटलांटिक से आ रहे हैं, तो यहाँ पे अटलांटिक गेल्स कहा गया है। तो उनको, उन अटलांटिक गेल्स को फेस करने के लिए भी इनकी शिप्स बनी थी। एंड बहुत हैवियर आर्मामेंट, मतलब वेपन्स, हैवी वेपन्स भी वो अपने शिप्स पे डिप्लॉय करके रखते थे। सो दिस इज़ हाउ इंडिया ऑल्सो लर्न फ्रॉम दी Portuguese to build their strong ships and build their navigational power, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पोर्चुगीज स्किल एट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब खुद को बड़ा ऑर्गेनाइज्ड करके रखते थे। रॉयल आर्सेनल्स हैं इनके, डॉकयार्ड्स बना के रखे हैं। डॉकयार्ड्स तो आपको पता है ना, जहाँ पे शिप्स आती हैं, मतलब किसी भी पोर्ट एरिया में जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं, उसको हम डॉकयार्ड बोलते हैं, ठीक है। प्लस पायलट्स का इनका एक रेगुलर सिस्टम था, हमेशा पायलट्स इनके पास रेडी रहते थे, मैपिंग करते थे ये, ठीक है।
and forces against the private merchant shipping. ओके, दैट इज़ योर, कोई भी अगर दूसरा मर्चेंट आ रहा है, कोई ट्रेड करने के लिए आ रहा है, तो उससे लड़ाई करने के लिए हमेशा इनके पास रेडी रहती थी फोर्सेस. ओके, नेक्स्ट सिग्निफिकेंस आपका क्या है? मिशनरीज और चर्च की भी इम्पॉर्टेंस थी. दे वर द टीचर्स एंड द पैट्रन्स इन इंडिया. मतलब इन्होंने काफ़ी नॉलेज स्प्रेड की है इंडिया में. ये इन्होंने पेंटिंग्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, न्यू काइंड ऑफ पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया है. कार्वर हैं, स्कल्प्टर हैं, ठीक है. एंड एज इन म्यूज़िक दे वर द इंटरप्रेटर्स. मतलब दूसरे जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जो जो म्यूज़िक है, जो इंडियंस को नहीं पता है, वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है टू इंडिया, हेल्प किया उसको इंटरप्रेट करने के लिए इंडिया में. देन यू हैव आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड द गोल्ड स्मिथ. गोवा पे काफ़ी ये फ्लरिश हुआ, ठीक है. एंड ये जो प्लेस है गोवा, इट बिकेम अ सेंटर ऑफ एलैबोरेट फिलिग्री वर्क एंड फ्रेटेड फॉलिएज वर्क. मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ बेसिकली फिलिग्री वर्क क्या होता है. ये वही मेटल को बहुत बारीकी से इंट्रिकेटली डिज़ाइन करना. ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में कैसे बहुत ही इंट्रिकेटली डीपली डिज़ाइन किया हुआ है. ये बेसिकली ज्वेलरी में ये इस तरीके का काम ज़्यादा यूज़ होता है. देन आपका ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रेटेड वर्क है. फ्रेटेड में भी आप थोड़ा इंट्रिकेट आपके डिज़ाइंस हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ. एक ये आपको वुडन पीस दिया हुआ है यहाँ पे, एंड इसको देखिए कितना उन्होंने इंट्रिकेटली ये डिज़ाइन किया हुआ है. सो दिस वॉज योर फ्रेटेड वर्क. तो इस तरीके के जो वर्क्स हैं ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए यहाँ पे. काफ़ी गोवा को इसका सेंटर बना दिया है इन्होंने. ओके ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर चर्चेस. क्योंकि अब आपको पता ही है कि क्रिश्चियंस फेथ के जो चर्चेस हैं वो काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुली बने हुए होते हैं, बहुत सुंदर बने हुए होते हैं. तो इंटीरियर ऑफ द चर्चेस बिल्ट अंडर द पोर्चुगीज़ हैव प्लेंटी ऑफ वुड वर्क. काफ़ी वुड वर्क यूज़ किया गया है. स्कल्पचर हैं, सीलिंग्स उनकी आप देखेंगे पेंटेड रहती हैं. आप किसी चर्च में गए होंगे तो बड़ा सुंदर सीलिंग्स पे भी उन्होंने ड्राइंग्स बनाई हुई होती हैं, बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बनाई हुई होती हैं. लेकिन आर्किटेक्चरल प्लान इनका काफ़ी हद तक सिंपल था. ओके, सिंपल से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो वॉल्स वगैरह हैं, जैसे मुस्लिम आर्किटेक्चर में आपको कहीं कहीं या फिर नीचे सदर्न इंडिया के टेम्पल्स में आपको दिखेगा बहुत ही कार्विंग्स, बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स होती हैं. लेकिन ऐसा चर्चेस में नहीं था, सिंपल आर्किटेक्चर था इनका. ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर. आज हमारा पोर्चुगीज़ के ऊपर सब कुछ फिनिश हो गया है. 5 क्वेश्चंस हमने देखे थे, ठीक है. प्लीज़ गो थ्रू देम, इम्पॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट क्लास में हम डच से डील करेंगे. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.